किताबों वाला इश्क तान्या ताहिर नॉवेल केस नंबर 17। रुहाब को अपनी गर्दन पे किसी की सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। वो कुछ कसमसाई और एक लंबा सांस खींचा। परफ्यूम की स्मेल उसकी नाक से टकराई। उसने एक आंख खोली और इधर उधर देखा। कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गई थी आज वो। फिर उसकी नज़र उस वजूद पे गई जिसके चेहरे को अपनी गर्दन से लगाए हुए थी। सारिम की खामोश नज़रों से उसकी निगाहें टकराई और वो चिल्लाकर दूर हुई। ऐसी चीख थी कि सारिम ने घूर कर उसे देखा। वो मुंह पर हाथ रखे बड़ी बड़ी आंखों को खोले उसे देख रही थी। अब अब ऐसे मुझसे अब क्यों लगे? वो आपको कुछ समझ नहीं आई। वो उस बेड पे क्यों थी और उल्टा उसे चिपकी हुई थी। रात तक तो मैं तुम्हारा बच्चा था। अचानक बच्चे को देखकर चीख निकल गई। वो संजीदगी से आईब्रो झुकाकर उसकी सूरत देखने लगा। नहीं, वो रोने वाली हुई। ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम बहने मर्दों को यूं ही पटाती हो। उसके तंज पे रुहाब के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। नहीं, मैं रुहाब ने उसे कुछ कहना चाहा था। क्या मैं जानबूझकर क्या मैं जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँ? तो मोहतरमा, जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए यही लफ्ज़ मुनासिब है। तुम सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए यहाँ आई हो। मेरे साथ ऐसी हरकतें करके मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। वो जैसे लम्हों में उसकी धज्जियाँ उड़ा गया। रुहाब के हलक में फंसा आंसू का गोला आंखों से बाहर निकलने लगा। जाओ अपना काम करो। उसके हुक्म पे वो घूमी पलटी और बाहर निकलने लगी कि टेबल से टकरा गई। भूख खिलाकर सालिम को देखा। आगे बढ़ी तो दीवार से टकराई। उसकी बेबस सिसकी को नज़रअंदाज करके वॉशरूम में चला गया और रुहाब कमरे से ही निकल गई। वो किचन के ज़रिए पिछले हिस्से में निकल आई। उसे लग रहा था उसका दम घुट जाएगा। उसने लंबे लंबे सांस भरे, आंसुओं को रगड़ के साफ किया और नल खोल के वो ठंडे पानी को चेहरे पे मारने लगी। अजीब मज़ाहिया बात थी। किरदार साफ होने के बावजूद वो किरदारी के ताने सहने पर मजबूर थी। उसने खुद को फ्रेश किया और अपने दुपट्टे से चेहरा साफ करके वो किचन में आ गई। आज माला नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त था। उसने खुद ही सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसे घर में चहल पहल की आवाज़ आने लगी। उसने उसकी आंख से आंसू रुक नहीं रहा था। मालूम नहीं क्यों। थोड़ी देर मजीद गुजरी तो हुनैन की आवाज़ पर वो पलटी। माला, जल्दी से नाश्ता दे दो, भूख। वो थम गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सख्त तेवरों में वो उससे देखने लगी। मैं नाश्ता बना देती हूँ आपको। तुम्हारे हाथों से तो मुझे कुछ खाना ही नहीं। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। और सुनो, ये तुम जानबूझ के अपने घर नहीं जा रही ना, ताकि तुम अपने भाई से मेरी जान ना छुड़वा सको? हुनैन ने आंखें घुमाई। ऐसा नहीं है, मैं आज जाऊंगी। रुहाब बोली। रोई क्यों हो तुम? वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल की वजह से रुहाब के साथ ऐसी हो रही थी, वरना दिल की बुरी नहीं थी। तभी उसे सवाल कर गई। रुहाब ने कोई जवाब नहीं दिया था और हुनैन को दूसरे लम्हे आफिया ने बुला लिया तो वो बात सुने बिना ही वहां से चली गई। दूसरी तरफ आफिया ने हुनैन को प्यार किया। मेरा बच्चा, नींद पूरी कर ली? जी अम्मी। वो उनके प्यार पर मुस्कुराई। हयाम भी टी-शर्ट और ट्राउज़र में वहाँ आ गई। उसके खुले ब्राउन बाल और नाजुक वजूद जिसमें जवानी की बहारें बड़ी नुमायाँ थीं, और वो दब से बैठ गई। आफिया, नगीनो और हुनैन ने तो निगाह हटा ली। साजदा भी कुछ जज़ब हुई। हयाम, बच्चे कपड़े बदल कर आओ। यहाँ भाई वगैरह और अंकल और भी आ जाएंगे अभी। उफ हो,
मुझसे नहीं पहना जाता मम्मा 2 गज़ का ड्रेस और आज मैं सोच रही हूँ हम बाहर जाएं। जब से मैं आई हूँ मैं यहीं हूँ। वो मासूमियत से बोली जबकि हुनैन ने भी सर हिलाया। हाँ चलते हैं। कितना मज़ा आएगा ना। आई एम एक्साइटेड होगी। मैं माला को बताती हूँ। वो उठ के किचन में आ गई। मैं तो परेशान हूँ। लड़कियाँ लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं, ये माला से हो गई है। साल तक की बात में मालूम नहीं वहाँ बैठी हर औरत को हंसी आ गई। हुनैन भी किचन में आ गई लेकिन माला नहीं थी। माला कहाँ है? हयाम बोली। मालूम नहीं, वो आई नहीं। रुहाब ने कहा। साजिद अंकल की तो तबीयत ठीक है ना? वो तो भी यहाँ नज़र नहीं आती जब जब साजिद अंकल की तबीयत ख़राब हो। वो किचन के दरवाजे से निकली तो हयाम भी पीछे निकली। रुहाब जब के नाश्ते में लगी थी। वो वहाँ आई तो माला साकित निगाहों से बैठी बाप को देख रही थी जिसके वजूद में जान ही नहीं थी। माला। उन्होंने माला को झिझोरा। क्या हुआ अंकल को? उन्होंने साजिद को देखा और आंखें फैल गई। माला कुछ नहीं बोली। या अल्लाह। हुनैन पलटी और पलट कर वो दौड़ कर घर में आई। अम्मी साजिद अंकल को कुछ हो गया। मुझे लगता है उनकी डेथ। प्लीज़ कोई चले देखे। हुनैन का लहजा भर आ गया। अच्छा ही हुआ बिला टल गई और इंशाल्लाह ये माला भी किसी दिन मर जाएगी। यूं ही अल्लाहुम्मा आमीन। नगीन के सवाके पे हुनैन दंग रह गई। ऐसा ना कहो नहीं नगीन, जाकर तो देखो। साजदा उठी जबकि आपिया भी नगीन की वजह से बैठी रही। वक्त और रैना बाहर निकले तो हुनैन ने वक्त के बाजू पकड़े। साजिद अंकल की डेथ हो गई है, मुझे लग रहा है, प्लीज़ आप देखें। वक्त एकदम शौक तो हुआ लेकिन चुप हो गया। ऐना भी आगे बढ़ी, एकदम घबरा गई थी। क्या हो गया आप लोगों को? कोई मर रहा है या मर गया है और आप लोग उसको देखने के लिए तैयार नहीं हैं? ठीक है, मैं खुद ही एम्बुलेंस को बुला लेती हूँ। वक्त को भी ना हिलते देखो नैने अपना मोबाइल उठाया और एम्बुलेंस को बुलाते कि आफिया ने उसका मोबाइल खींचा। तुम्हारे बाप को उठने दो, वो ही करेगा जो करना है। बिला वजह अपनी टांगे ना उड़ाओ और इतनी देर में वो ही मर जाए। हुनैन हैरान थी, इतनी नफरत थी उन सबको। अल्लाह को जो मंजूर, आफिया ने कहा और बैठ गई। हुनैन को बहुत रोना आ रहा था। हयाम भी आ गई थी। वो अंकल को देखे, मुझे लग रहा है मम्मा उनकी डेथ हो गई है। हयाम रो पड़ी और साजदा ने बेटी को खुद से लगा लिया और उसे उसके कमरे में ले गई। हुनैन झपके ऊपर बाप के कमरे में भागी और दरवाज़ा पहली बार बजाए बिना वो अंदर आ गई। बजदा ने मुड़कर देखा। बाबा, साजिद अंकल की डेथ हो गई है, प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाएं। हुनैन बोली तो बजदा ने मुड़कर उसकी शक्ल देखी। पेशानी पे 2 बल डले और मुंह फेर लिया। ठीक है, चलो तुम, आ रहा हूँ। क्या किसी की मौत इतनी आम थी? हुनैन को आखिरी दरवाज़ा सिर्फ जहान का लगा था। वो जहान का दरवाज़ा पीट गई जबकि नगीन तिलमिला गई। हुनैन उसे तंग ना कर, उसकी तबीयत नहीं ठीक। नगीन नीचे से बोली और उसे हटाने के लिए ऊपर आने लगी। रुहाब और रहना दिल थामे उन लोगों को देख रही थी। यहाँ तो वो सफाकत या नफरत का ग्राफ बहुत बुलंद था उन सबका। नगीन के पहुंचने से पहले ही जहां ने दरवाज़ा खोल दिया और शावर लेकर निकला था। जहान भैया, साजिद अंकल की डेथ हो गई है, मुझे लग रहा है, प्लीज़ कुछ करें। वो बोली तो साथ भी सुन चुका था। जहान के चेहरे पर सिर्फ परेशानी नमूदार होती दिखाई दी थी। वो घोड़ा उसने शर्ट डाली और वो बाहर निकलता हुआ दिखा था। उसके पीछे साथ भी उतरा और हुनैन जल्दी से उन दोनों के पीछे निकली थी। ऐना ने बख्त को देखा। जबकि बख्त ने ऊपर बाप को और चचा को देखा।
वो दोनों पहली बार माला के पोर्शन में आए थे। साजिद को बेहिस्सो हरकत पड़ा देख उसने एम्बुलेंस को कॉल की। माला ये क्या हुआ है? कैसे हुआ? साथ के सवाल पे माला ये क्या हुआ है? कैसे हुआ है? साथ के सवाल पे माला की आंखों में हरकत आई। मेरे अबू मर गए हैं। वो जहान को देख रही थी। जहान ने एक निगाह उस पर डाली और लब दबा गया। हालात तो ऐसे ही थे लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। कुछ देर में एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने साजिद को चेक किया लेकिन उसके वजूद में हरकत नहीं थी। आई थिंक इनको हार्ट अटैक आया है। एंड ही इज एंड ही इज डेड। वो संजीदगी से बोला जबकि माला मुंह पर हाथ रख गई। हुनैन ने माला को खुद में खींच लिया और वो बेसाख्ता रोई तो जहां लब दबा गया, जबकि साथ भी उसके तड़पने पर मुठियां पीछे खड़ा था। उन लोगों ने उसकी तदफीन करके एहसान कर दिया था। माला वहीं बैठी रही थी। नगीन आफिया तो आई ही नहीं थी। जनाजा उठाने पर माला ने बाप की चारपाई पकड़ ली। दुनिया में उसके पास अब कौन था? कौन? जनाजा चला गया। बाप का साहब के सर पर से हट गया। बाप की छाव हट गई और वो तन्हा रह गई। 2 दिन गुजर गए थे। माला वहां से हिली ना थी और हुनैन, हयाम, रुहाब और ऐना भी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। और इसी तरह एक माह गुजर गया। माला की दोनों आंखें भारी हुई हुई थी। वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। वो दुनिया में तन्हा रह गई है। वो अपने बाप के चंद सूट देखकर रो रही थी कि नगीन और आफिया के आने पर वो शौक से उन्हें देखती रह गई। कब तक ये नाटक चलेगा तुम्हारा? कब तक इन स्याह दीवारों से सर पीटना है तुमने? वो दोनों बोली। माला कुछ बोल न सकी। अपने काम से लगो, जिसने जाना था जा चुका है। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ खास नहीं किया उसने जो इतना मातम किया जाए उसका। उठकर अपने काम से लगो। दोबारा नहीं कहने आएंगे हम। फिर अपना बंदोबस्त करके चली जाना और किसी और जगह जाकर ये रोना डाल देना। मनहूसियत ही बुला रखी है सारे घर में। उसे सुनाकर वो दोनों चली गई। उसके आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं था, तभी उसने अपने आंसू खुद पहुंचे और सारा सामान समेट लिया। कुछ दिन मजीद गुजरे और सब नॉर्मल हो गया। खैर वजदान हाउस में तो सब नॉर्मल ही था। माला किचन में दाखिल होता साथ उसे पुकार किया। माला मुड़ी। जी जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी। रहने दो, इधर बैठो। साथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया। साथ ने उसे अपने सामने बिठा लिया जबकि उसके दोनों हाथ थाम लिए। माला उसे हैरानगी से देखने लगी। मुझे बहुत दुख है तुम्हारे फादर का, बहुत ज़्यादा। उसकी बात पे माला की आंखें ऐसे भर गईं कि वो अपने बेख्तियार निकलने वाले आंसुओं को रोक न सकी। मुझे लगा उन्हें तो मरना ही था, लेकिन आपने अफसोस करके ये एहसास दिलाया कि वो इंसान थे और उनका दुख मुझे है। माला बोली तो साथ ने सर हिलाया। अपना ख्याल रखो और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। वो उसके आंसू साफ कर गया जबकि जहां जो खुद भी कॉफ़ी का कहने किचन में आया था ये मंजर देखकर वहीं रुक गया। साथ ने हल्का फुल्का मजाक में बात की तो माला हंस दी और हंसते हुए ही उसकी निगाह दरवाजे पे चली गई। जहां ने पहली बार कॉफ़ी का मग खुद उठाया और कॉफ़ी बनाने लगा। उसका अंदाज बेहद संजीदा था। साथ जहान को देखकर बाहर चला गया जबकि माला कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। दुख हुआ तुम्हारे बाप का मुझे, कॉफ़ी में चम्मच लाते उखड़े लहजे में बोला। लेकिन लग रहा है सबसे ज़्यादा दुख साथ को हुआ है।
उसने कप फेंका। माला ने हलक में थूक निकला। अच्छी बात है। इंसान के पास तो बांटने वाले लोग होने चाहिए। जहाँ ने चम्मच भी फेंकी, माला दूर हुई। और माला को तो चाहने वाला मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, माला परेशान हुई। क्यों? तुम्हें नहीं दिखता वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है? मैं ऐसा तो नहीं चाहती। फिर वो तुम्हारे आंसू पहुंच रहा है, तुम्हारे हाथ पकड़ रहा है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी धार पे घर भर गूंजा था। माला का चेहरा जर्द हो गया। टेल मी। उसने कांच के जारों पर हाथ मारा। मैं माला बौखलाहट की इंतहा पर थी। उससे इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। माला तुम्हें समझ नहीं आती, वो चीख रहा था। जान, उसके पास इसके अलावा उसे रोकने का कोई तरीका दिखाई न दिया। माला उसके सीने पर हाथ रखी और वो ऐसे थमा जैसे आग पर पानी डाल दिया हो। जहां ने उसका बाजू जकड़ा और उसे लेके सहन में आ गया और किचन का दरवाज़ा बंद करके माला को दरवाजे के साथ जोर से लगा दिया। बोलो, वो उसे घूर रहा था। उसका एक हाथ माला के सर के ऊपर था, जबकि वो झुककर उसका चेहरा देख रहा था। आपको? हाँ, मुझे बोलो, मुझे क्या मसला है, यही कहोगी ना? तुम अंधी हो, अंधी बहरी हो। तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। लम्हों में मैं तुमसे निकाह कर सकता हूँ। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मुझे डराना बंद करे। मुझे हुक्म देना बंद करे। मुझे माफ़ कर दे। मैं नहीं करूँगी आपसे शादी। कभी भी नहीं। एकदम जहाँ ने हाथ उठाया, लेकिन माला को वो हाथ ना छू सका। उसने दरवाजे पे कई मुक्के मार दिए। जहाँ तुम हो वहाँ, नगीन की आवाज़ थी। वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी। माला अपना चेहरा छुपाकर रो दी। तुम मुझे बार बार और मुसलसल इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती, समझी तुम? क्योंकि मैं सीरियस हो गया। माला, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहकर वहाँ से चला गया, तन फन करता। जबकि नगीन ने फौरन दरवाज़ा खोला तो रोती हुई माला दिखाई दी। नगीन ने दांत पीसे, माला को देखने लगी। माला आंसू साफ करके किचन में आ गई। नगीन सोच में पड़ गई थी। कुछ ना कुछ उसे हर सूरत करना चाहिए था, वरना मामला इस तरह बिगड़ते कि वो अपने बच्चे को उस नागिन से बचा ना पाती। रुआब घर में दाखिल होते घर में अजीब सा सन्नाटा था। वो अंदर आई और दारिम भागकर उसके गले से लग गया। दारिम, वो उसे सीने में भींच कर रो दी। उसके आंसू बह निकले। अनी, तुम्हें वापस नहीं आना था, वो खफगी से बोला। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, वो आंसू साफ करके उसकी जानिब देखती बोली। मेरी मम्मा बहुत बुरी हैं, उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया। आपको पता है, वो वापस आ गए हैं और मामू का बस नहीं चल रहा, उनको मार दे। बस तो मेरा भी नहीं चल रहा, वो मूर्तियाँ भेजता बोला। वो आप हैरान रह गई। आप भी वापस आ गई हैं? वो अंदर आई तो मेराल बैठी थी। वो अम्मी से बात कर रही थी, जिसको सुनने पर शायद मजबूर थी वो। अम्मी, रुहाब आगे बढ़ी तो उन्होंने रुहाब को सीने से लगा लिया और ऐसे रोई जैसे वो मान गई हों कि हर जुर्म उनका है। इस बचाने की खातिर वो अपने फूल से बच्चे को इतनी बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह चुकी थी।